नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप जायसवाल। आज हम बात करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा वोकेशनल एजुकेशन अर्थात रोजगार कौशल के प्रश्न पत्र के बारे में। जी हां, जो हाल ही में कक्षा 12वीं का सेट ए का जो प्रश्न पत्र हुआ है उसके बारे में अब आज चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो रोजगार कौशल का जो सेट ए आया कक्षा 12वीं का, उसका हल सहित आपको प्रश्न पत्र यहाँ पर लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पेश है आपके सामने त्रैमासिक परीक्षा का है प्रश्न पत्र। आप देख पा रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा में जो जितने भी वोकेशनल एजुकेशन है, तो व्यावसायिक परीक्षा के लिए रोजगार कौशल का जो पेपर दिया गया है और ये 3 यूनिट तक का पेपर दिया गया है और इसमें अलग अलग सेट आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट ए की आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम अगले सेट की बात करने वाले हैं। तो जो रोजगार कौशल का जो सेट आया है इसमें हम प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न में आपको ले चलता हूँ सीधे प्रश्न की ओर। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को लेकर प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न आप देख पाएंगे सेल्स की व्यवस्था के बारे में। सेल्स की व्यवस्था जो है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर सेल्स की व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है कि सेल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो किस तरह से होता है। तो जो सेल्स हॉरिजेंटल रूप से अरेंज होती है तो उनको हम कहते हैं रो में हॉरिजेंटल रूप से अरेंज होती है। और इसके अलावा आप अगले प्रश्न में आप देखते हैं ये जो सेल है और जो सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है बच्चों वो होता है राइट। तो राइट अलाइनमेंट संख्याओं में डिफॉल्ट होता है। आप देख सकते हैं जो राइट अलाइनमेंट होता है, और ये राइट अलाइनमेंट में भी आपको करके भी दिखा देता है। ये देखिए मैं आपको स्प्रेडशीट में लेके आया हूं बच्चों, और स्प्रेडशीट में ये जो सिलेक्टेड है रो है, मैं इसको हाईलाइट करके थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आप अच्छे से देख पाएंगे। ये रो है, ये बच्चों है सेल, और ये होता है कॉलम, और यहाँ पे ये होती है रो। तो जो सेल का जो अरेंजमेंट होता है अगर हॉरिजेंटल मतलब इस तरह से आड़े रूप में होता है, तो आड़े रूप में यानी कि जो हॉरिजेंटल रूप में अगर सेल का अरेंजमेंट होता है वो बनती है रो, और अगर वर्टिकल रूप में सेल का अरेंजमेंट होता है तो उसे बोलते हैं कॉलम। और अब आप देखते हैं सेल के अंदर अब हम डेटा लिखते हैं। तो डेटा का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है बच्चों? लेफ्ट। जैसे कि देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ICT, तो आप देखेंगे ये जो ICT मैंने लिखा है ये जो सेल के किस तरफ गया है? ये सेल के लेफ्ट तरफ गया है। तो डिफॉल्ट अरेंजमेंट क्या है हमारा? लेफ्ट। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो लेफ्ट अलाइनमेंट हुआ है। और अगर मैं कहूँ तो अलाइनमेंट क्या होता है, तो आपने यहाँ पर देखा कि जो डेटा में जो है डेटा का अलाइनमेंट हमेशा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, संख्या का अलाइनमेंट राइट होता है सेल्स के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पत्र की ओर। देखिए अब यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि ABCD नाम वाले सेल्स की वर्टिकल व्यवस्था है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जो नंबर में हॉरिजेंटल व्यवस्था जो सेल की थी वो रो थी, तो वर्टिकल व्यवस्था क्या होगी बच्चों? तो वर्टिकल व्यवस्था होगी हमारी कॉलम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? कॉलम। तो ये वर्टिकल व्यवस्था जो कहलाती है वो कॉलम कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं। अगले प्रश्न सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत एक फार्मूले को परिभाषित करता है? तो जब हम फार्मूला लगाते हैं एक्सेल या स्प्रेडशीट में, तो आप देखेंगे कि वो जो फार्मूला होता है वो बराबर के निशान से लगता है। यानी कि वहां पर जब हम फार्मूला लगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? बराबर का निशान लगाना पड़ता है। बराबर सेल का रेफरेंस देते हैं, प्लस माइनस या सम करना है तो हम वो लिखते हैं, और इस तरह से हम इस सेल का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे बराबर वाला जो चिन्ह है वो सही है, सब सही है। इसके बाद डेटा को शॉर्ट करने के लिए किस मेनू का उपयोग करोगे? तो जब डेटा शॉर्टिंग की जाती है बच्चों, तो डेटा को शॉर्ट करने के लिए जिस मेनू का उपयोग किया जाता है वो होता है डेटा मेनू। इसको मैं आपको एक बार फिर से एक्सेल या स्प्रेडशीट फाइल में दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं स्प्रेडशीट में आ चुका हूँ। अब आप मान लीजिए यहाँ पर मेरा डेटा लिखा हुआ है ICT, लेब, CM राइज, वोकेशनल, ये डेटा लिखा हुआ। अगर मुझे इस डेटा को शॉर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेटा वाले कॉलम पे जाना पड़ेगा, और आप देखेंगे शॉर्ट वाला बटन आ चुका है। तो यहाँ पर मैं डेटा को शॉर्ट कर सकता हूँ। ये आसानी से मैंने शॉर्ट कर दिया। तो डेटा शॉर्टिंग के लिए हम डेटा वाले बटन का उपयोग करते हैं। अभी इससे पहले जो प्रश्न था कि भाई आपकी जो ये है कॉलम जिसमें हम लोग ABCD ये रो का अरेंजमेंट हो रहा है, ये कॉलम में अरेंजमेंट हो रहा है। तो इस तरह से दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखने को मिल गए हैं। इसके अलावा फार्मूले की बात करूं तो मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है, 4 लिखा है, मुझे फार्मूला यहाँ लगाना है। तो मुझे फार्मूला बार में जाके या फिर यहीं पे मुझे इक्वल टू का या बराबर का निशान लगाना पड़ेगा, और ये सेल दोनों को प्लस करना है।
तो मैं इस तरह से एंटर करूंगा तो फार्मूला लग जाता है। तो ये बराबर का निशान हम लोग उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि स्लाइड डालने के लिए आप किस मेनू का उपयोग करते हैं। तो ऑब्वियसली आप स्लाइड डालने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या फिर लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट में आप स्लाइड मेनू का ही उपयोग करेंगे। इसको भी प्रैक्टिकली दिखा देता। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है मेरा लिब्रे ऑफिस का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला प्रोग्राम है। यहाँ पर हम लोग अगर स्लाइड एड करना है तो हम क्या करेंगे, स्लाइड पे जाएंगे, तो स्लाइड वाले बटन पे जाएंगे तो आप देखेंगे न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ जाता है और एक नई स्लाइड बनके तैयार हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे जो है स्लाइड वाले मेनू का ही उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए अब आपको यहाँ पे जो है हम लोग बात कर रहे थे भाई जो डेटा शॉर्टिंग के लिए हमने कौन से मेनू का उपयोग किया, वो किया डेटा मेनू का। और अगर हम कहें कि स्लाइड एड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड वाले ऑप्शन का उपयोग करेंगे। टेक्स्ट का कलर अगर हमें बदलना है तो ऑब्वियसली फॉन्ट कलर वाला ही ऑप्शन हमारा काम आता है। इसको भी मैं एक प्रैक्टिकल के साथ आपको दिखा देता हूं। आप देखेंगे वोकेशनल लिखा है, मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, फॉन्ट कलर चेंज करना पड़ेगा। ये फॉन्ट कलर है, ये देखिए यहाँ पे मैं लाता हूं तो फॉन्ट कलर और ये कलर यहाँ पर चेंज हो गया। इस तरह से फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज किया जा सकता है। अब देखिए सही जोड़ी बनाने वाली बात आती है। सही जोड़ी में जो हम लोग अगर कट करते हैं तो कट के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल एक्स। क्या यूज करते हैं बच्चों, कंट्रोल एक्स। तो कट के लिए आप चाहें तो कट के लिए फिर आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा, वो होगा आपका। अब अगला देखें हम लोग, तो ये यहाँ पे इस तरह से आपने जोड़ी बहुत आसानी से आप मिला सकते हैं। अगर ये ऑप्शन सही है आप अपने मिला सकते हैं। अगला है सत्य और असत्य के बारे में बताना है, ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन बच्चों टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, तिरछा करने के लिए कंट्रोल आई का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, कंट्रोल आई का उपयोग हम लोग टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए करते हैं। इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वोकेशनल जो लिखा हुआ है, मुझे इसे इटैलिक करना है तो मैं कंट्रोल आई यहाँ पे देखते हैं, कंट्रोल आई दिखाई दे रहा है आपको, ये कंट्रोल आई, या फिर मैं सीधे से इस बटन पे क्लिक। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है स्पष्ट एक आदर्श संदेश की विशेषता है। तो जी हाँ बिल्कुल सही है। आदर्श संदेश यानी मॉडल आइडियल अगर मैसेज होगा तो वो स्पष्ट होना चाहिए। तो ये भी आपका उत्तर होगा सही। तो जो है हम सही गलत एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। पहले वाले में हमने बोला कंट्रोल आई जो होता है उससे इटैलिक करते हैं, बिल्कुल राइट है। आदर्श वाक्य वाला भी राइट है। तो अगला प्रश्न हमारा है वर्कशीट के समूह को वर्ड डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो वर्कशीट के समूह को वर्ड डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं कहते हैं, ये बिल्कुल गलत उत्तर है। तो ये है आपका गलत, रॉन्ग, क्योंकि वर्कशीट के समूह को हम लोग कहते हैं वर्क बुक। अगला प्रश्न है बच्चों आपका वो कंट्रोल पी का उपयोग टेक्स्ट को पेस्ट करने में किया जाता है। गलत जवाब है ये भी, क्योंकि कंट्रोल पी का उपयोग टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं बल्कि प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल पी इज नॉट यूज्ड फॉर पेस्ट, तो गलत है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का करते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये भी आप देख लीजिए। तो वो ये वाला जो स वाला था ये वर्ड डॉक्यूमेंट कहते हैं वर्कशीट को, गलत है। सेकंड वाला कंट्रोल पी का उपयोग आप पेस्ट में करते हैं, ये भी गलत है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का उपयोग करते हैं, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों वर्कशीट किसे कहते हैं। तो डिफाइन द वर्कशीट। तो वर्कशीट जनरली क्या होती है, जो वर्कशीट जो होती है वर्क बुक का एक हिस्सा होती है, एक्सेल फाइल का हिस्सा होती है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो वर्कशीट क्या होता है बच्चों, वर्कशीट ग्रिड लाइनों का एक नेटवर्क है, यानी कि बहुत सारी ग्रिड लाइंस उसमें होती है। और जो ग्रिड लाइन होती है उन्हें हम लोग जनरली क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ग्रिड लाइनों का एक नेटवर्क है वर्कशीट। और ये जो ग्रिड लाइन जनरली जो नेटवर्क ग्रिड लाइन का नेटवर्क होता है आयताकार होती है, रेक्टेंगुलर होती है, जिसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो सेल का एक संग्रह होता है वर्कशीट। जब आप पहली बार वर्कशीट खोलते हैं तो आपको शीट 1 के नाम से एक ब्लैंक वर्कशीट दिखाई देती है, तो इसे वर्कशीट कहते हैं। तो वर्कशीट वास्तविकता में है क्या, वर्कशीट एक सेल का यानी कि सेल का संग्रह है, सेल का एक ग्रुप्स होता है और ये सेल आयताकार होती है जो कि ग्रिड लाइनों से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रेरणा का अर्थ समझाइए। प्रेरणा क्या होती है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों प्रेरणा का अर्थ समझाइए। प्रेरणा का अर्थ हम समझ लेते हैं। प्रेरणा शब्द का मतलब होता है मकसद, मकसद से लिया गया है। तो जब हम कोई मकसद तैयार करते हैं और इस प्रकार के व्यवहार को किसी उद्देश्य या लक्ष्य के प्रति निर्देशित करना ही प्रेरणा का सार है। यानी प्रेरणा वास्तविकता में एक मकसद है और उस मकसद के प्रति अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन लाना और उस व्यवहार को लक्ष्य के प्रति निर्देशित कर देना ही प्रेरणा है। किसी व्यक्ति की प्रेरणा
अंदर यानी आंतरिक प्रेरणा भी हो सकती है और बाहरी प्रेरणा भी हो सकती है। आंतरिक प्रेरणा यानी कि स्व प्रेरणा जिसे हम बोलेंगे, जो स्वयं के माध्यम से प्रेरणा आती है किसी कार्य को करने के लिए, वह स्व प्रेरणा होती है। और किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हमें जब देखते हैं और उससे हम प्रेरित होते हैं और प्रेरित होकर हम प्रेरणा लेते हैं, तो वो होती है बाह्य प्रेरणा या बाहरी प्रेरणा। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर आप अपने शिक्षकों को देखते हैं और उनके व्यवहार, कार्य व्यवहार को देखकर अगर आप प्रेरित होते हैं और आप वैसा ही व्यवहार अपने आप में लाना चाहते हैं, तो वो बाह्य प्रेरणा होगी, क्योंकि आपने दूसरों को देखकर किया है। और एक आंतरिक प्रेरणा, भाई आपने स्वयं में अपने व्यवहार को बदलाव किया, किसी और को देखते हुए नहीं किया, तो स्व प्रेरणा होती है। तो प्रेरणा, मोटिवेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। तो किसी मकसद के लिए जब आप अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं और उनको, अपने व्यवहार को किसी लक्ष्य के प्रति निर्देशित करते हैं, तो उसे हम बच्चों प्रेरणा कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है लक्ष्य निर्धारण क्या है, यानी कि गोल सेटिंग क्या है। चलिए जानते हैं गोल सेटिंग के बारे में। तो प्यारे बच्चे, जैसा जानते हैं लक्ष्य ने गोल, तो लक्ष्य निर्धारण हमें समझने में मदद करता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं। और अगर किसी चीज को आप करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य अगर आपने सेट करा है, जैसे कि आपको 12th क्लास में टॉपर रैंक में आना है, ये आपका लक्ष्य है, तो उसे कैसे प्राप्त करें और हम उस अपनी सफलता को कैसे मापें, कैसे मेजरमेंट करें कि हमने हमारे लक्ष्य को किस स्तर तक नाप लिया है, किस स्तर तक प्राप्त कर लिया है। तो लक्ष्य लिखने के लिए आवश्यक है कि हम उसके प्रयोजन और उसके उद्देश्य को भी समझें। अगर हम किसी लक्ष्य को तय करते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है और उसके उद्देश्य क्या होंगे, ये चीजें हमें तैयार कर लेनी होगी। आइए हम यहाँ समझने की कोशिश करें कि किसी लक्ष्य को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। वास्तविकता में पहचानने की लक्ष्य क्या है। उदाहरण के लिए यानी ग्राहक संतुष्टि है आपका लक्ष्य, प्रदायगी की प्रक्रिया में तेजी लाना है या आदि। यानी कि अगर आपकी कोई दुकान है और आप चाह रहे हो कि भाई मेरे यहाँ जो भी ग्राहक आता है, जो भी कस्टमर आता है, वो मुझसे सेटिस्फाई होके जाए, संतुष्ट होके जाए, ये अगर आपका लक्ष्य है, तो फिर आपको इसमें क्या करना होगा, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोजन क्या क्या करने होंगे और उसके उद्देश्य क्या क्या होंगे, ये आपको लिख लेना चाहिए। अगर इसी तरह से किसी प्रक्रिया में तेजी लाना है, जैसा कि मैंने बोला क्लास में टॉपर आना है, तो उसके लिए भी आप एक लक्ष्य गोल सेटिंग हो जाती है और उसको क्या करना पड़ेगा। अब दूसरा बात सोचने वाली ये है कि लक्ष्य से कैसे फर्क पड़ेगा। हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर ले तो इससे कैसे फर्क पड़ जाएगा। भाई मैंने निर्धारित कर लिया कि मुझे क्लास 12th में टॉपर आना है, तो उदाहरण के लिए क्या यह ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाएगा। अब जैसे मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी किताब में जो लिखा हुआ है कि ग्राहकों की संतुष्टि वाला लक्ष्य आपने निर्धारित किया, अगर तो आपको उसमें कैसे फर्क पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा क्या ग्राहकों को संतुष्ट करेगा, क्या इससे किसी उत्पाद की सेवा की मांग में वृद्धि होगी, या प्रदायगी की प्रक्रिया में तेजी आएगी, या परीक्षा परिणाम बेहतर होगा, या परिणाम बेहतर उत्पाद की वफादारी और गुणवत्ता में होगा। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर आपने कोई गोल सेट किया है कि मुझे टॉपर आना है, तो आपको लक्ष्य से कैसे फर्क पड़ेगा। क्या आप टॉपर आने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, अधिक समय तक पढ़ना पड़ेगा, आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। फिर आपको उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या आप उस नोट्स तैयार करने से, समझने से, पढ़ने से क्या क्लास में टॉपर आ पाएंगे। इन सब चीजों के बारे में भी आपको मंथन करने की आवश्यकता होती है। तो इसे हम बोलते हैं गोल सेटिंग करना या लक्ष्य निर्धारण करना। अगला प्रश्न है बेटा, सक्रिय होकर सुनने से क्या आशय है, यानी कि एक्टिव लिसनिंग जिसको हम बोलते हैं। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, सक्रिय सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग, ये एक्चुअल में क्या है, जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो अभी हम यहाँ पर हैं, हमारा दिमाग कहीं और पर है, मन कहीं और पर है, तो हम उसे एक्टिवली लिसन नहीं कर पाते। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं एक्टिव लिसनिंग, जैसा मैं कह रहा हूँ कि हम कोई काम करते हैं, कुछ सुनते हैं, तो हम प्रॉपरली एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाते हैं, सक्रिय रूप से होकर सुनते नहीं है। तो सक्रिय सुनना एक कला होती है जिसमें दोनों को समझने की इच्छा होती है, यानी कि बोलने वाले को भी और सुनने वाले को। साथ ही बोलने वाले को समर्थन और सहानुभूति प्रदान करते हैं। अगर आप अच्छी तरह से सुनेंगे तो जो बोलने वाला वक्ता है वो व्यवस्थित तरीके से और सारगर्भित तरीके से बोलने का प्रयास करेगा। तो आपको उसी तरह से सुनना चाहिए। तो सुनना, एक्टिव सुनना एक कला होती है जो दोनों के समझने की इच्छा शक्ति को प्रबल करती है और बोलने वाले को समर्थन और सहानुभूति प्रदान करती है। यह आपकी नौकरी की प्रभावशीलता, दूसरों के साथ आपके संबंधों की गुणवत्ता और आपके समग्र कल्याण को भी प्रभावित करता है। यानी कि आप अच्छे से सुनेंगे तो अगर आप नौकरी में हैं तो वहां पर आपके बॉस के साथ आपका अच्छा कन्वर्सेशन रहेगा, दूसरों के साथ आपका अच्छा संबंध रहेगा, गुणवत्ता युक्त, कि भैया आप किसी की बात को सुनने का प्रयास करते हैं। इस तरह से आपके समग्र कल्याण यानी कि जो है पूर्ण रूप से आपका विकास, जिसे हम कह सकते हैं समग्र विकास में आपको सहायक होता है। सक्रिय रूप से सुनने में आपको समस्याओं को समझने और समाधान विकसित करने के लिए सहयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि अगर सक्रिय रूप से सुनेंगे
तो समस्या क्या है वो भी समझेंगे और उसका समाधान भी आप स्वतः निकाल पाएंगे। तो एक्टिव लिसनिंग बच्चों इस तरह से होती है। प्रश्न 9 है बच्चों, स्प्रेडशीट के घटकों के नाम बताइए। ना, स्प्रेडशीट के कंपोनेंट्स के नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो प्यारे बच्चों, स्प्रेडशीट के घटक के बारे में पूछा है, तो स्प्रेडशीट के घटक यानी कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो आपको सिर्फ नाम लिखना है। तो स्प्रेडशीट में क्या क्या होती है, रो होती है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है ना, सेल्स को अरेंज करने के लिए होती है। कॉलम होते हैं जो कि स्टैंडिंग होते हैं, खड़े हुए होते हैं। तीसरा घटक आपका होता है सेल। चौथा घटक जो है आपका क्या होता है बेटा, नेम बॉक्स। तो सेल होती है, नेम बॉक्स होता है। पांचवा घटक आपका होता है वर्कशीट, जो कि ग्रिड लाइनों का एक नेटवर्क है जिसको हम पहले बता चुके हैं, आयताकार रेक्टेंगुलर से मिलकर बना हुआ होता है। छठा होता है वर्कबुक। तो स्प्रेडशीट के घटकों में आपको 6 नाम लिख देना है। क्या क्या लिखना है, रो, कॉलम, सेल, नेम बॉक्स, वर्कशीट, वर्कबुक, फार्मूला बार, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से मुख्य घटक होते हैं। प्रश्न है बच्चों, एक प्रेजेंटेशन को सेव करने के चरण लिखना है। यानी कोई प्रेजेंटेशन अगर आप बना रहे हैं पावर पॉइंट में या फिर जो है लिब्रे ऑफिस में, तो प्रेजेंटेशन को सेव करने के क्या क्या चरण होंगे। प्यारे बच्चों, प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए जो चरण है उनके बारे में बता देते हैं। जब हम देखते हैं कि जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसे सेव करना होता है। सेव करने के इसलिए करते हैं ताकि उसे बाद में कभी भी हम एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अन्य सहकर्मियों के साथ उसे साझा भी कर सकते हैं। तो जो इसको सेव करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा फाइल पर। फाइल पर जाएंगे, वहां पर आपको एक सेव एज ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉप डाउन में। सेव एज ऑप्शन पर जाएंगे या सेव बटन पर जाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है कुछ इस तरह का डायग्रामेटिक व्यू आपको दिखाई देगा, जहां पर आपको फाइल का नाम और फाइल का यहाँ पर एक्सटेंशन सेव एज टाइप दिखाई देगा। यहाँ जाके आपको फाइल का नाम लिखना है और सेव कर देना है। उसके बाद आप एक फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और फाइल को सेव करना चाहते हैं जहां पर, वहां पर फाइल को सेव करेंगे और उसका नाम लिख देंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब डिफॉल्ट रूप से फाइल का जो नाम होता है बच्चों, वो होता है अनटाइटल्ड होता है। अब अनटाइटल्ड के बाद आप कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से अनटाइटल्ड की जगह मैंने लिख दिया कि भैया प्रेजेंटेशन, एग्जाम प्रेजेंटेशन, स्कूल प्रेजेंटेशन या व्हाटएवर। अब डिफॉल्ट रूप से सेव एज टाइप जो होता है वो .ods फाइल में होता है। अब ड्रॉप डाउन से अन्य फाइलों के प्रकार को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप .ods वाले एक्सटेंशन में सेव नहीं करना चाहते हैं, आप .xls में सेव करना चाहते हैं, तो आप वहां से उस एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेल का एक्सटेंशन हो, चाहे वो HTML का हो, चाहे वो टेक्स्ट फाइल का हो। उसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन बच्चों सेव हो जाएगा। चलिए इसको मैं डायरेक्टली आपको लाइव भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन में आ चुका हूँ। यहाँ प्रेजेंटेशन को मुझे सेव करना है। यहाँ प्रेजेंटेशन मैंने कुछ भी बनाया हुआ अभी ब्लैंक वर्कशीट आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे सेव करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल वाले बटन पर जाना पड़ेगा। मैं इसको आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। या फाइल पे आप जाएंगे, फाइल पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए सेव का बटन भी और सेव एज का भी है। सेव पे क्लिक किया तो ये जो है आपसे क्या पूछेगा, फिर फाइल का फोल्डर पूछेगा जिस लोकेशन पे जाना है। जैसे हमारा दिस पीसी डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में ये फाइल सेव हो रही है। अगर मैं चाहूँ मुझे किसी और फोल्डर में करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इसे डी ड्राइव में करना है, मूवी वाले में यहाँ पर सेव करना है, तो इस फोल्डर यहाँ पे जाके मुझे फोल्डर सेलेक्ट कर लेना चाहिए जिस फोल्डर में सेव करना है। उसके बाद आप देखेंगे जैसा कि अभी बताया था आपने, अनटाइटल्ड .odf प्रेजेंटेशन आता है। अनटाइटल्ड की जगह मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे मैंने नाम दे दिया प्रेजेंटेशन। ओके, अब ओडीएफ की जगह अगर मुझे एक्सटेंशन चेंज करना है तो आप देख सकते हैं, देखिए इतने सारे एक्सटेंशन आ गए। पावर पॉइंट 2007 वाला फॉर्मेट में सेव करना है मुझे, या अन्य किसी में। जैसे कि आप अगर इसे MS ऑफिस में खोलेंगे बच्चों तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला एक्सटेंशन होना चाहिए। तो हम अगर MS ऑफिस में खोलें तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुल जाए, तब हम इसको 97/2003 वाले में सेव कर देते हैं। इसको जैसे सेव क्लिक करोगे देखिए यहाँ पर ये सेव आपका हो जाएगा। अब यूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला फॉर्मेट यूज करना है क्या, तो हाँ हमने बोला तो ये सेव हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे सेव एज करूँ, तो देखिए यहाँ पे आया वापस से, और अब देखो ये जो मैंने सेव कर लिया तो बच्चों देखो फाइल का नाम भी चेंज हो गया, .ppt एक्सटेंशन आ गया। इसे सेव एज कर सकता हूँ। सेव एज करूंगा तो इस फाइल की एक नई कॉपी सेव हो जाएगी, जो भी मैं नाम पे रखूंगा। जैसे प्रेजेंटेशन 2 करके मैंने कर दिया, तो यहाँ सेव एज से भी मैं नई फाइल अपनी सेव कर सकता हूँ। तो अब ये जो फाइल है, जो सेकंड नंबर की सेव एज फाइल करी है, वही फाइल का यहाँ पे नाम आ जाएगा, और वो फाइल मेरी जो है कंप्यूटर में सेव हो चुकी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर फाइल को सेव कर सकता हूँ। अगला प्रश्न है बच्चों, तनाव क्या होता है, इसे कैसे प्रबंधित करें। व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट। जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रेस तनाव, हम परीक्षा का भी तनाव होता है
तो तनाव क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं तनाव क्या होता है, इसे हम कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। तो तनाव परेशानी, अप्रसन्नता या निराश महसूस करने की एक स्थिति होती है। जब हम निराश होते हैं, हम किसी चीज से परेशान होते हैं, हमें अप्रसन्नता होती है, तो इसे ही हम तनाव कहते हैं। ऐसे समय होते हैं जब हमें लगता है कि कुछ भी सही नहीं है, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है और आशाहीन हो जाते हैं। जैसे भाई मान लीजिए मैं एक पेपर दे रहा हूँ, एग्जाम है, और मुझे लग रहा है मुझे कुछ भी नहीं याद है और मैं फेल ही हो जाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगी, तो ये एक तनाव है। और ऐसे समय में यदि हम अपनी भावनाओं को प्रबंधित कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। तो तनाव से छुटकारा पाना है, तनाव को प्रबंधित करने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से। अगर आप जब भी तनाव में रहें, आपको क्या करना चाहिए, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचे कि नहीं ऑल इज वेल, जो भी करेंगे सही होगा, हम जरूर पास होंगे, यहाँ सकारात्मक है। तो आप यहाँ पे इस तरह की कोई भी सिचुएशन जब आपको तनाव आता है तो यू थिंक पॉजिटिव, है ना, यू मस्ट थिंक पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक रहे, एक निश्चित स्थिति में क्या गलत हो रहा है इसका विश्लेषण करना चाहिए। एक बार समझने की स्थिति को समझने पर स्थिति को हल करना आसान हो जाता है। अगर हम समझे कि भाई तनाव किस बात का है, मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं है, ये मुझे तनाव है, और मुझे कोई सैलरी नहीं मिल रही है लंबे समय से, तो मैं तनावग्रस्त हो गया हूँ। तो तनाव मुझे क्यों है, तो पहले, या मैं परीक्षा में नहीं लिख पा रहा हूँ, तनाव मुझे क्यों है, तनाव मुझे परीक्षा का है क्योंकि मैंने परीक्षा में प्रॉपर याद नहीं किया इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ। तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आपको समाधान भी मिलेगा। एक उपलब्धि पत्र भी आप बनाए रखें और छोटी छोटी उपलब्धियों को दर्ज करके रखें। जब भी आप तनाव की स्थिति में उन उपलब्धियों को देखें, अपने विचारों को वर्तमान समय में सक्रिय रखें, और पिछले मुद्दों पर विचार करना हमें परेशान और असहाय महसूस करता है। कई बार हम पुरानी बातों को याद करते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो आपको पुरानी बातों को याद नहीं कर देना चाहिए। जहां पर आपको तनाव मिलता हो ऐसी बातों को आप याद ना रखें, बार बार याद ना करें। अपनी उपलब्धि का पत्र बना लें, छोटी छोटी उपलब्धियों को उसमें दर्ज करें कि भाई आज मैंने ये काम किया, मैं आज इतना नंबर लेके पास आया, मैंने आज ये पॉजिटिव चीज करी है, मैंने इस चीज को अचीव किया है। ठीक है। आराम के लिए दोस्तों और परिवारों से बात करें। आप जब तनाव ग्रस्त हो तब आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, उनके साथ खेलने का प्रयास करें। अपने आप को उस तनावग्रस्त जिंदगी से अलग ले जाएं, और ध्यान और योग भी कर सकते हैं, ये भी आपको तनाव से मुक्ति दिलाएगा। और जब भी आपको लगे कि नकारात्मक विचार खत्म हो रहे हैं, तो अपनी उपलब्धि शीट पर एक नजर डालें और देखें कि आपने क्या क्या पाया है। तो इस तरह से आप तनाव को जो है मैनेज कर सकते हैं। तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से व्यक्ति किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और करियर में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने से व्यक्ति को स्वस्थ जीवन संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। तो इस तरह से आपने देखा कि तनाव हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं, हाउ कैन वी मैनेज स्ट्रेस। ओके, अगला बच्चों है परिणाम उन्मुखी कैसे बने। प्रश्न 12, परिणाम उन्मुखी कैसे बने, बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड, कि भाई हम रिजल्ट लाएं। कोई भी हम काम करें, चाहे परीक्षा दे रहे हो तो परीक्षा का रिजल्ट बेहतर आए, हम घर पे कोई काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट बेहतर आए। तो जब किसी चीज की रिजल्ट की अपेक्षा की जाती है तो आप उस काम को कैसे करें कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, 100% रिजल्ट आए, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए क्या करें। तो समझते हैं इस प्रश्न के जवाब। अरे बच्चों, जब आप कोई काम करना चाहें और रिजल्ट ओरिएंटेड बनना चाहें तो उसके लिए क्या करना उचित होगा। तो सबसे पहले आप स्पष्ट लक्ष्य को निर्धारित कर लें। भाई अपना एक गोल्स डिसाइड कर लें कि मेरा फाइनल गोल क्या है किसी काम को करने के पीछे। तो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्पष्ट और सटीक गोल यानी लक्ष्य निर्धारित करना पहला कदम होता है। दूसरा कदम होता है कार्य योजना तैयार कर लें। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक वेल प्लान तैयार करना होगा। तो एक कार्य योजना में एक व्यक्ति या संगठन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के तरीकों का वर्णन किया जाता है। भाई हमें कोई तय करना है कि मुझे टॉपर आना है क्लास में, तो आप अपनी कार्य योजना तैयार करें कि हम टॉपर कैसे आएंगे, जो हमारा उद्देश्य है उसको हम कैसे गेट करें, कैसे अचीव करें। तो इससे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विवरण किया जाता है। भाई मुझे रोज 1 घंटा पढ़ाई करना है, मैथ्स की 1 घंटा, बायो की करना है 1 घंटा, आपको इंग्लिश की करना है, वाट एवर। तो आप उस तरह से प्लान तैयार कर लें। इसलिए इससे कई कार्य या चरण होते हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है और जो परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक क्रिया, चरण या परिवर्तन में निम्न जानकारी शामिल होना चाहिए। परिणाम उन्मुखी आपको कार्य करना है तो भाई पहले तो कार्यवाहियों के बाद क्या परिवर्तन होंगे। भाई हमने मान लो रोज 1 घंटा पढ़ाई करी तो मुझे क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, आप तय करें, सोचे, विचारें। बदलाव कौन करेगा,
जो भी बदलाव हम करेंगे, हमें अगर परिणाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड कोई काम करना है तो बदलाव कौन करेगा? हमें करना है या किसी और के माध्यम से होगा? बदलाव कब होंगे, बदलाव कैसे होंगे, कब तक रहेंगे बदलाव, तो परिवर्तनों को करने के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होगी, किसे पता होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में जहम में आ जाना चाहिए, ताकि आप किसी चीज को, कार्य को करें तो आप बेफिक्र होके उसे रिजल्ट तक पहुंचाएं। अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि मेरा जो लक्ष्य है वो है टॉपर आना क्लास में, तो टॉपर आना क्लास में मीन्स दैट कि मेरा एक लक्ष्य है, गोल सीख कर लिया मैंने, अब मुझे उसे परिणाम उन्मुखी बनाना होगा। तो मुझे टॉपर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लास में टॉपर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने आप में क्या परिवर्तन करना पड़ेंगे, कब करना पड़ेंगे, कौन करेगा, कब तक होंगे, कैसे होंगे, इन सबको लेकर आपको कार्य योजना बनाने की आवश्यकता होती है बच्चों। इस तभी आप अपना जो है रिजल्ट ओरिएंटेड काम ला सकते हैं। अगला है सही संसाधनों और उपकरणों का उपयोग करें। किसी को उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए आप आवश्यक संसाधनों और उपकरणों का मूल्यांकन करना चाहिए कि भाई मुझे कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता होगी और चाहे वे उपलब्ध है या नहीं है। तो उदाहरण के लिए यदि आप 70% अंकों के साथ कॉलेज में प्रवेश परीक्षा को पास करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए, अध्ययन करने के लिए सामग्री या किताबें हैं क्या, संसाधन उपलब्ध हैं क्या, और नहीं है तो कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको संसाधनों की सुनिश्चितता भी करना अनिवार्य है। अगला होता है परामर्शदाता और साथियों के साथ संवाद करें, यानी कि कहाँ कहाँ से आपको गाइड मिलेगा, आप अपने साथियों से बात करें। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, उन मदद के लिए शिक्षकों, वरिष्ठ लोगों और परामर्शदाताओं से बात करना आपको जरूरी है। एक कैलेंडर बनाएं, नियमित अंतराल पर प्रगति की निगरानी के लिए एक कैलेंडर बना ले। भैया मान लीजिए मैं रोज 1 घंटा 4 घंटे पढ़ता हूँ, तो मुझे एक हफ्ते में एक कैलेंडर बना लेना चाहिए कि भाई मैंने क्या किया अभी तक, तो मुझे अपना सेल्फ टेस्ट लेना चाहिए, तो एक कैलेंडर बना ले आप। कड़ी मेहनत करें, इट्स मीन दैट व्यक्ति को कड़ी मेहनत करना चाहिए और अपने सपनों को विश्वास करना चाहिए। जब तक वो अपनी कड़ी मेहनत करेगा तो निश्चित ही वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा। तो इस तरह से आप अपना परिणाम उन्मुखी कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, स्व जागरूकता को उदाहरण से ही समझाइए। स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, जब हम खुद अवेयर होंगे तो जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेंगे, ये कहावत यहाँ पर फिट होती है। स्व जागरूकता के बारे में चलिए समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बोला कि स्व जागरूकता जो होती है वह किसी को अपनी जरूरतों, इच्छाओं, आदतों, लक्षणों, व्यवहारों और भावनाओं को समझने में है। तो स्व जागरूकता स्वयं की जागरूकता होती है, जब हम हमारी इच्छाओं, हमारी जरूरतों, हमारी भावनाओं, आदतों, लक्षणों और व्यवहारों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम स्वयं जागरूक हो जाते हैं और इसे स्व जागरूकता कहते हैं। चलिए स्व जागरूकता को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जब एक भिक्षु धीरे धीरे सड़क पर चलता है तो वह एक सर पर दौड़ते हुए घोड़े की आवाज सुनता है। वह घूमता हुआ एक आदमी को अपनी दिशा में घोड़े की सवारी करता हुआ आते देखता है। देखिए, जब वो एक भिक्षु कहने की भिखारी धीरे धीरे सड़क पे चल रहा है तो सर पर दौड़ते हुए घोड़े की आवाज सुनता है। फिर वो जब देखता है तो एक आदमी अपनी दिशा में घोड़े की सवारी करता हुआ उसे आते दिखता है। जब आदमी करीब आता है तो भिक्षु पूछ लेता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर आदमी जवाब देता है, मुझे पता नहीं है, घोड़े से पूछो, और वह भाग जाता है। जब हम खुद के बारे में नहीं जानते हैं तो हम एक ऐसी दिशा में चलते हैं जिसके बारे में हमें स्पष्ट ही नहीं है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमें खुद के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जब कोई स्वजागरूक हो जाता है तो व्यक्ति हर चीज के बारे में जागरूक होने लग जाता है और चीजों और व्यवस्थाओं को, स्थितियों को निष्पक्षता के साथ देखता है। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हम अपने आप को कैसे समझते हैं और दूसरों को हमारे आसपास की दुनिया से कैसे संबंधित करते हैं। तो इस तरह बच्चों, स्व जागरूकता का सीधा मीनिंग है अपने आप को समझना, स्वयं जागरूक होना। इसको उदाहरण सहित हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डेटा क्या है, प्रकार सही समझाइए। भाई डेटा क्या होता है और डेटा का प्रकार समझाना है। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, चलिए समझते हैं। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में डेटा किसी भी प्रकार के चिन्ह, अक्षर, सिंबल होते हैं जिसको हम डेटा कहते हैं। जनरली जैसे आप डेटा कुछ भी जो भी एंटर करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, सारा डेटा होता है और उन डेटा को अलग अलग प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट, तो डेटा के जो मुख्य 3 प्रकार होते हैं, टेक्स्ट डेटा होता है, नंबर डेटा होता है और फार्मूला डेटा होता है।
तो आजकल स्प्रेडशीट में पिक्चर, ऑडियो, वीडियो और शेप्स को भी डालना संभव है, ये भी एक प्रकार का डेटा ही है। चलिए ये मैं स्प्रेडशीट में आपको बताता हूँ डेटा और उसके प्रकार के बारे में। बच्चों जो यहाँ डला हुआ है ये सब डेटा है, यहाँ पर हम मैं कुछ भी डालूंगा तो ये डेटा ही है। जैसे दिस इज स्प्रेड शीट, ये भी एक डेटा है। तो ये सिंबल है ना, यहाँ नंबर, ये सब ओवरऑल डेटा ही होता है। तो जो डेटा होता है ना, अगर नंबर को छोड़ दें तो डेटा तीन तरह के हैं, मतलब नंबर को भी अगर इंक्लूड करते हैं डेटा तीन प्रकार का होता है। एक होता है टेक्स्ट, जो आप देख पा रहे हैं जैसे सेम राइज है, आईसीटी, इसको थोड़ा और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, सेम राइज, आईसीटी, लीप, ये टेक्स्ट डेटा है और ये नंबर डेटा है। और एक होता है फार्मूला डेटा, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो फार्मूला लगा हुआ है, तो फार्मूला डेटा है। तो डेटा तीन प्रकार का होता है। तो जो डेटा होता है वो क्या होता है, जब हम एक्सेल फाइल या कंप्यूटर की किसी भी फाइल में जो भी इनपुट देते हैं, टेक्स्ट है, नंबर है, फार्मूला है, पिक्चर है, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या कहलाते हैं, डेटा कहलाते हैं। तो डेटा के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, वो डेटा को एंटर करने की अलग अलग प्रविधि होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रेजेंटेशन में स्लाइड ऐड करने के चरण लिखिए। प्रेजेंटेशन में स्लाइड ऐड करने के चरण। प्यारे बच्चों, प्रेजेंटेशन में स्लाइड जब ऐड की जाती है तो उसके निम्न चरण होते हैं जो हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। पहली स्लाइड हमने यहाँ पे अलग अलग चरणों में स्लाइड को ऐड करना सीखेंगे। तो जो पहला चरण होता है वो होता है स्लाइड पर क्लिक करना है, न्यू स्लाइड बनाना है। तो स्लाइड मेनू पर क्लिक करना है और वहां पर जाके न्यू स्लाइड को सिलेक्ट करना है, या इसे आप कंट्रोल M शॉर्टकट की से भी नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन में एक खाली स्लाइड आपको दिखाई देगी जो कि ऐड हो जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स आदि का लेआउट या व्यवस्था पिछले टेक्स्ट बॉक्स के समान ही होगी। तो नॉर्मली जनरली 5 चरण जो है स्लाइड को ऐड करने के होते हैं, तो आप ये 5 चरण लिख दीजिएगा। अब हम डेटा को स्लाइड या जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड ऐड करने की चरण में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आप नई स्लाइड बना सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो अलग अलग चरणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी और आप लिख सकते हैं, और प्रत्येक चरण की आपको व्याख्या करनी होती है जो कि यहाँ पर आपको हमने बताई है। अगला आपको टिप्पणी लिखना है रो पे, कॉलम पे, सेल पे और एक्टिव सेल पे। तो इन पे टिप्पणी लिखना है, इन्हें बताना है। तो रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने इससे पहले बात कर ली है कि रो क्या होती है बच्चों, रो जो होती है हॉरिजेंटल यानी कि आड़ी जो सेल्स होती है उनका अरेंजमेंट ही रो कहलाता है, यानी हॉरिजेंटल सेल्स का अरेंजमेंट रो कहलाता है। एक बार और आपसे हम बात कर लेते हैं। और जो वर्टिकली अरेंजमेंट होता है सेल्स का, वो कॉलम कहलाता है। और जो सेल्स जो होती है रो और कॉलम दोनों के बीच में, जहाँ पे रो और कॉलम क्रॉस होती है बॉर्डर, वहां पर एक आयताकार डिब्बे बन जाते हैं, ग्रिड बन जाते हैं, जिनको हम सेल कहते हैं। एक्टिव सेल की बात करते हैं तो एक्टिव सेल वह सेल होती है जहां पर आपका कर्सर मौजूद होता है, उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। चलिए इसे एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं, तो सेल्स क्या होती है, सेल्स आयताकार डिब्बे की तरह होते हैं जो कि ग्रिड लाइन में होते हैं, ठीक है। और सेल्स जो होती है वो कॉलम और रो दोनों के जो दोनों के बॉर्डर पॉइंट जहां पर मिलते हैं वहां पर सेल का निर्माण होता है। दूसरी बात रो की बात करते हैं तो रो जो होती है ये आड़ी रो होती है। तो आड़ी रो होती है जो सेल से मिलकर बनी हुई होती है, सेल का एक ग्रुप होता है जो कि हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट सेल्स का होता है, तो उसे हम रो कहते हैं। अगर सेल्स का अरेंजमेंट अगर वर्टिकल होता है तो इसे हम कॉलम कहते हैं। जहां पर हमारा कर्सर है और जहां कर्सर ब्लिंक करता है तो वो एक्टिव सेल कहलाती है। जैसे कि इस समय आप देख सकते हैं जो मेरी एक्टिव सेल है वहां पर एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है J14 यानी कि J14 नाम की एक्टिव सेल है। अगर मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया तो F19 नाम की मेरी जो है एक्टिव सेल है। तो देखिए रो क्या है, हॉरिजेंटल स्लीपिंग आड़े तरीके से सेल्स को अरेंज करने के लिए होता है, ठीक है। कॉलम जो होता है लंबे यानी कि स्टैंडिंग तरीके से सेल्स को अरेंज करने के लिए होता है। तो यहाँ पर रो दिखाई देगी, यहाँ पे देखिए सेल दिखा रखी है, यहाँ पर कॉलम दिखा रखा है और ये रो है। तो आप इस तरह से डायग्रामेटिक बता सकते हैं। सेल एक आयताकार होती है, बॉक्स होता है, जो रो और कॉलम मिलते हैं। आप सेल में टेक्स्ट, नंबर, दिनांक, फार्मूला आदि डाल सकते हैं। जिस सेल को सिलेक्ट किया होता है वह हाईलाइटेड दिखाई देती है और इसे ही हम एक्टिव सेल कहते हैं। तो ये इस तरह से जो तीनों पे आप कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, देखिए मैंने जो भी आपको बताया रो हॉरिजेंटल होती है, स्लीपिंग तरीके से सेल्स अरेंज होता है। यहाँ पर आप जो है गणित के नंबर यानी कि 1 2 3 नंबर से जो है सेल्स रो होती है। कॉलम जो होती है हॉरिजेंटल नहीं होते हैं बल्कि वर्टिकल होते हैं, स्टैंडिंग लाइनें होती है ना। और ये जो है सेल्स के वर्टिकली अरेंजमेंट से कॉलम बनते हैं।
तो ये आपका सेल है, ये आपका कॉलम है, ये आपकी रो है। और सेल एक आयताकार बॉक्स होता है जहां पर रो और कॉलम मिलते हैं, वहां पर हम फार्मूला डाल सकते हैं, टेक्स्ट नंबर, दिनांक वगैरह सब कुछ चीजें डाल सकते हैं, उसे सेल्स कहते हैं। अब सेल जो सिलेक्ट होती है वो हाईलाइटेड दिखाई देती है और उसे ही हम एक्टिव सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रेजेंटेशन प्रिंट करने के चरण। तो प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए बच्चों निम्न चरण होते हैं। सबसे पहले आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, और प्रिंटर हो तो और आपने कोई प्रेजेंटेशन जब बनाया है तो उसे फाइल के रूप में सेव किया, उसे प्रिंट आप कर सकते हैं। तो प्रिंटर से आपका जो है कंप्यूटर जुड़ा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले आपको फाइल मेनू पर क्लिक करना है, वहां पर ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो प्रिंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करेंगे, या आप कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल पी भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ प्रिंट डायलॉग आपको डिस्प्ले हो जाएगा, दिखने लगेगा। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले होगा, और उन प्रतियों की संख्या आपको सिलेक्ट करना है जितनी की आप प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी स्लाइड को या किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की 2 कॉपी 3 कॉपी निकालना चाहते हैं तो वो आपको दर्ज करना होगा, या आल सिलेक्ट करेंगे यदि आप तो सभी स्लाइड प्रिंट कर हो जाएगी। अगर आप स्लाइड को 1 नंबर की स्लाइड 2 नंबर की स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि आप उनमें से कुछ को प्रिंट करना चाहते हैं तो उस स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस स्लाइड का नंबर भी डाल सकते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसको चलिए हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। मान लीजिए मुझे इस स्लाइड को प्रिंट करना है, तो मुझे फाइल मेनू पर जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसको आपको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप फाइल मेनू पे गए, फाइल मेनू पे आपने देखा तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हमें चलना है प्रिंट पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा प्रिंट। यहाँ प्रिंट वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के सामने आपके आ जाएगा। तो वो डायलॉग बॉक्स जो आएगा उसी के आधार पर हम हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आ गया है। अब आपका यहाँ प्रिंटर दिखाई दे रहा है, जो भी प्रिंटर आपका अटैच है वो प्रिंटर यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर आपको सारी स्लाइड प्रिंट करना है तो आल पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको सिलेक्शन प्रिंट करना है तो जो स्लाइड आपने सिलेक्ट कर रखी है वही प्रिंट होगी। अगर आप यहाँ चाहें तो स्लाइड का नंबर डाल सकते हैं, 1 नंबर और कोमा लगा के 2 नंबर, कोमा लगा के 3 नंबर, 4 नंबर, जितने नंबर तक की स्लाइड आपको प्रिंट करना है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि 1 से 4 तक की स्लाइड प्रिंट करना है तो 1-4 आप लिख सकते हैं। नंबर आप कॉपीज कितनी कॉपी आपको प्रिंट करना है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पेपर का लेआउट सिलेक्ट करना होगा और नीचे जाके आपको प्रिंट का बटन पे क्लिक करना होगा, और आपको प्रिंट प्रीव्यू बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से आप स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंट करने के चरण हमने आपको बताए हैं। अगला प्रश्न है डेटा शॉर्ट क्या होता है, उदाहरण से समझाइए। डेटा शॉर्टिंग को समझाना हमें, डेटा शॉर्टिंग कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, डेटा को शॉर्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एक्सेल फाइल में आपका इस तरह का डेटा डला हुआ है, इसे शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो शॉर्टिंग क्या होता है। तो एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हम बात करेंगे, एक उदाहरण लेते हैं जिसमें सुश्री शर्मा के पास अपने सभी छात्रों के विषय के अंक लिखे हुए हैं और उन्होंने एक स्प्रेडशीट तैयार की हुई है और उनके योग हैं। अगर हम इस स्प्रेडशीट को यहाँ दिखाया गया और यदि हम चाहते हैं कि शॉर्टिंग करना है, यदि वह चाहे कि उच्चतम अंकों के साथ 3 छात्रों का पता लगाना चाहती है तो उसे पूरी सूची खोजनी होगी कि भाई मुझे किसके फाइनली ज़्यादा नंबर आए हैं, ये देखना पड़ेगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा। तो अगर मान लीजिए यदि पूरे बैच है स्कूल में, उदाहरण के लिए 100 या अधिक विद्यार्थी है, तो और भी मुश्किल हो जाएगा कि भाई कौन सबसे हाईएस्ट नंबर वाला बच्चा है, कि सूची देखना पड़ेगी। तो इसे आसान बनाने के लिए वह कुल अंकों पर डेटा को सॉर्ट कर सकती है ताकि वह कक्षा में छात्रों की रैंक जान सके। और डेटा को सॉर्ट करने के चरण हमारे पास निम्नलिखित होंगे। डेटा सॉर्टिंग करना है हमें अगर, तो पहले तो सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें सॉर्ट करना है, और इस चित्र में दिखाया गया है वो आप सारे कॉलम को सिलेक्ट करें। देखिए यहाँ पर अगर मुझे इतना डेटा सॉर्ट करना है तो ये इतने कॉलम और इतनी रो को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, और हाईलाइटेड रो आपको और कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो सेल्स आपने सिलेक्ट करी है और डेटा पर क्लिक करेंगे। डेटा वाले मेनू पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ डेटा वाले मेनू पर क्लिक किया है और शॉर्ट वाले बटन पर क्लिक किया है। तो जैसे आप ऐसा करेंगे तो अब आपको यहाँ पर एक शॉर्ट डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन होगा, और जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, और शॉर्ट की 1 पर क्लिक करेंगे, शॉर्ट की 1 और शॉर्ट की 2। शॉर्ट की 1 पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन से कुल को सिलेक्ट कर लेंगे, भैया मुझे किस पे शॉर्टिंग करना है। मैं क्या चाहता हूँ कि शॉर्टिंग असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। असेंडिंग मतलब ABCD, यानी कि से पहले सबसे कम वाला, फिर ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला। डिसेंडिंग सबसे बड़ा, फिर छोटा, ऐसा। तो जो असेंडिंग होता है आरोही क्रम होता है, जबकि डिसेंडिंग जो होता है वो अवरोही क्रम होता है। और जिस कॉलम पे आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो शॉर्ट की में आप पहले उस कॉलम को सिलेक्ट कर लें, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे हाईएस्ट नंबर को सिलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ जो एग्जाम्पल में आपको दिखाया जा रहा है वो कुल नंबर, टोटल नंबर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं
तो जैसा है डेटा देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऊपर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपने असेंडिंग करा है तो देखिए सबसे कम नंबर 384, सबसे ज़्यादा नंबर फिर 380, फिर 365, फिर 353, ऐसे करके डेटा ऑटोमेटिकली आपका जमकर सामने आ जाता है। तो इसे हम डेटा शॉर्टिंग करते हैं और डेटा शॉर्टिंग करने का तरीका हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आइए समझते हैं इसका लाइव एग्जाम्पल। देखिए आपके सामने टेबल बन के तैयार हो गई है। मैं यहाँ पे डेटा तैयार किया है। अब आप मुझे शॉर्टिंग करना है भाई, टोटल नंबर ज़्यादा किसका है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जितने कॉलम और रो को मैंने सेलेक्ट किया जिसको शॉर्ट करना है, डेटा वाले कॉलम पे जाऊँगा, शॉर्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा। अब मुझे कौन से कॉलम को शॉर्ट करना है, मुझे टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसको शॉर्ट करना है, असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग करना है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नंबर वाला सबसे ऊपर आ जाए, और देन मुझे यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना। ये देखिए 225 वाला ऊपर आया, फिर 165, तो मुझे टॉप 3 बच्चे यहाँ पर मिल गए हैं। तो इस तरह से मैं डेटा शॉर्टिंग बहुत आसानी से कर सकता हूँ। अगला है बेटा डेटा फिल्टरिंग। क्या उदाहरण से समझाए, डेटा फिल्टरिंग को भी हम समझ लेते हैं। देखिए डेटा फिल्टर करना यानी कि डेटा को फिल्टर करने की व्यवस्था भी शॉर्ट की तरह है, लेकिन थोड़ी सी अलग है। हम कोई पर्टिकुलर डेटा को चाहते हैं तो हम डेटा फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं विभिन्न वर्गों के छात्र यहाँ पर है। अगर उदाहरण के तौर पर सुश्री शर्मा मैडम केवल 12वीं ए के छात्रों को देखना चाहती है तो क्या करेगी, ऐसा करने के लिए सुश्री शर्मा को स्प्रेडशीट की एक अन्य फीचर का उपयोग कर सकते हैं जिसको बोलते हैं फिल्टर। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उनको जब शॉर्टिंग उन्होंने लगा दिया तो फिल्टर टूल पर क्लिक करना है, ऑटो फिल्टर आइकन पर क्लिक करना है, जिससे प्रत्येक कॉलम के शीर्ष पर एक फिल्टर का आइकॉन मिलकर आ जाएगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फिर उसके बाद क्लास के कॉलम को फिल्टर करना है, क्लास के कॉलम पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन उस कॉलम के सभी मूल्यों की एक सूची दिखाई देगी जहां पर वो पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट कर सकती है और डिफॉल्ट रूप से सभी मानों की जांच की जाती है तथा उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर आपने इसको सिलेक्ट किया और अगर यहाँ से क्लास 10th को सिलेक्ट किया तो क्लास 10th के बच्चे दिखाई देंगे, क्लास 12th को सिलेक्ट करेंगे तो क्लास 12th के बच्चे दिखाई देंगे। इस तरह से आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं। यदि आप केवल क्लास 12th ए से छात्रों को डेटा देखना चाहते हैं तो 12th बी को अनचेक कर दें तो ऑटोमेटिकली सिर्फ क्लास 12th ए दिखाई देगा। यहाँ देखिए 2 क्लास है, 2 क्लास में से एक को अनचेक कर दिया, जिसको चेक किया वो क्लास दिखाई देगी, जिसको अनचेक किया वो क्लास यहाँ से हाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। चलिए इसको हम डायरेक्टली लाइव भी समझ लेते हैं। अब देखिए मेरे पास एक लिस्ट है जहाँ पर 10th है और 10th भी क्लास है। ये बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे छोटी सी लिस्ट बनाई है। मुझे डेटा फिल्टर करना है तो मुझे क्या करना है, इस डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट किया। इतना सिलेक्ट करने के बाद मैं डेटा वाले कॉलम पे जाऊंगा और यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो फिल्टर है, या इसका कंट्रोल शिफ्ट एल भी यूज कर सकते हैं। ऐसा क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर सब पे फिल्टर पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे मान लीजिए यहाँ से मैं असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकता हूँ, डेटा को फिल्टर भी कर सकता हूँ। अब मुझे मान लीजिए क्लास 10th ए चाहिए ओनली, तो ये सब सिलेक्ट को खत्म कर दूंगा और 10th ए को सिलेक्ट करूंगा और ओके बटन पर क्लिक करूंगा। तो आप देखते हैं सिर्फ 10th ए क्लास के बच्चे मुझे दिखाई देते हैं। अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे 10th बी चाहिए केवल, तो मैं केवल 10th बी को चेक करके ओके करूंगा तो मुझे केवल 10th बी दिखाई देगी। और मुझे अगर केवल 10th सी चाहिए तो केवल 10th सी पर क्लिक करूंगा, दिखाई देगी। अगर मुझे सारी क्लास देखना है देन आई हैव टू चेक ऑल, तो यहाँ पर मुझे सारी क्लास दिखाई देगी। इस तरह से आप डेटा को फिल्टर आसानी से कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी उपयोगी फंक्शन है। अगला और अंतिम प्रश्न है बच्चों, शॉर्टकट की के कार्यों को उदाहरण सहित समझाना है। तो शॉर्टकट की कौन कौन सी होती है, उनके कार्य समझ लेते हैं। चलिए ये आप चार्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर शॉर्टकट की अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आपको कंट्रोल बी दबाना होगा। जिस टेक्स्ट पे यानी कि जिस सेल पर आपका कर्सर है वो सेल का जो टेक्स्ट है, अगर कंट्रोल बी दबाएंगे, कंट्रोल प्लस बी, तो आपका बोल्ड हो जाएगा। टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू दबाना होगा। टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई दबाना होगा। देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी दबाया, देखेंगे आप ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट पे कंट्रोल आई दबाया है तो ये अंडरलाइन दबाया तो अंडरलाइन दिख रहा है। यहाँ पर इटैलिक दबाया है तो थोड़ा तिरछा हो गया है टेक्स्ट। तो इस तरह से शॉर्टकट कीज है ये है। इसके अलावा कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो ये भी कुछ शॉर्टकट कीज है।
देखिए कंट्रोल सी है यहाँ पे कॉपी करने के लिए यूज हो रहा है, कंट्रोल एक्स जो है कट करने के लिए यूज हो रहा है और कंट्रोल वी जो है पेस्ट करने के लिए यूज हो रहा है। इस तरह जनरली जो शॉर्टकट कीज है बताने का प्रयास किया गया है, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रश्न है, अन्य प्रश्न, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।